हाँ, वो थोड़ा सा डिले चलता है उस पे थोड़ा सा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। सो सभी बच्चों को नमस्कार, सभी माता पिता को नमस्कार और अध्यापक गण को नमस्कार। तो जिनके सहयोग से बच्चे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और माता पिता का सहयोग आज के कोरोना युग में ज़्यादा मिल रहा है। तो उसी श्रृंखला में जो हम पहले अधिवेशन विज्ञान पे चर्चा 22वें की बात किया था, पिछली बार हमने अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात किया था, अच्छे टॉपिक पे बात किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा जी हैं। एक्चुअली उनके बारे में ज़्यादा चर्चा होगी और करेंगे डॉक्टर अजय जी। उसके पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो ये विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम स्टार्ट किए, इनका हमें बहुत सहयोग रहा। इनके सुपरविजन में, एक्चुअली गाइडेंस में हम लोग स्टार्ट किए। एक्चुअली उस समय विश्वकर्मा जी डोसा थे, तो इन्हीं के सेक्शन में हम लोग काम कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में मैं थोड़ा सा डॉक्टर रावेंद्र त्रिपाठी जी से कहूंगा कि कुछ बोलें, एंड फिर उसके बाद अजय कुशवाहा जी को मैं बुलाऊंगा कि परिचय दें। रावेंद्र जी। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी राष्ट्रीय केंद्र की ओर से सभी का स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत की कड़ी में मैं सर्वप्रथम स्वागत कर रहा हूँ आईआईटी इंदौर की टीम का, जो आप हमारे इस कार्यक्रम को नियमित रूप से संचालित कर रहे हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, आशीष कुमार जी और डॉक्टर अजय कुशवाहा जी, और आज के वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, जो आप बेहतरीन तरीके से आज का व्याख्यान लेकर आए हैं। निश्चित ही इससे हमारे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों लाभान्वित होंगे। मैं स्वागत करता हूं अपने फील्ड के डाइट फैकल्टी का, एपीसी एकेडमिक का, जो नियमित इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को और शिक्षकों को जोड़ रहे हैं। साथ में बीआरसी, बीएसी, सीएसी, शिक्षक साथी, विद्यार्थी और अभिभावकों का, कि आप सब हमारे इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित ही ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ये जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है, इससे हमारे विद्यार्थी शिक्षक लाभान्वित हुए हैं और आज भी लाभान्वित होंगे। आज के इस कार्यक्रम में सुचारू रूप से संचालन के लिए मैं आईआईटी का पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूँ, और साथ में अपने फील्ड के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो विद्यार्थी हमारे हैं वर्तमान में देख लेते हैं, या तो उनको अभी कार्यक्रम में तत्काल जोड़ लिया करें, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को। यदि कतिपय कारण से कोई व्यक्ति इस समय नहीं देख पाते हैं, यदि आपके पास 8वीं के बच्चे ऐसे हैं जो अभी नहीं देख पाते हैं, तो उनको शाम में दिखाया जा सकता है। लेकिन कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हैं, उनको जोड़ा जाए, 8वीं के विद्यार्थियों को जोड़ा जाए। कतिपय कारण से यदि कोई विद्यार्थी अभी नहीं देख पाते हैं, तो यह कार्यक्रम पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल पर, आईआईटी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहता है, इसी लिंक पर उपलब्ध रहता है। इस लिंक को आप लोग चालू करेंगे तो इस पूरे कार्यक्रम को, व्याख्यान को आप सुन पाएंगे। तो आप अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, बीएससी सीएससी स्वयं में जुड़ें और जोड़ने का कष्ट करें। मैं आगे की व्याख्यान के लिए और वक्ता के बारे में परिचय देने के लिए आईआईटी की तरफ से अनुरोध करूंगा कि प्लीज। जी रामेन जी, धन्यवाद। सो विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम की आज की कड़ी के वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, साथ ही साथ आईआईटी इंदौर के हमारे सहयोगी और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़े हुए त्रिपाठी जी, तथा सभी विद्यार्थी एवं शिक्षकगण, सभी को नमस्कार। सो प्रोफेसर संतोष कुमार विश्वकर्मा हम लोगों के काफ़ी सहयोगी भी हैं, कई जगह हमने साथ में काम भी किया हुआ है, और उनके विषय पर कुछ मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उनको स्लाइड के माध्यम से मैं बच्चों को डिस्कस करूँ, ताकि कुछ चीज़ें विजुअल रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा और चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो नीरज जी, स्लाइड शो हो रहा है क्या? नीरज जी, स्लाइड देख पा रहे हैं क्या? हाँ, ओके। दिख रही है। तो डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इन्होंने आईआईटी इंदौर
2010 में ज्वाइन किया था अगर मैं सही हूँ। और इसके साथ ही साथ वो सेंटर फॉर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सेंटर फॉर फ्यूचरिस्टिक स्पेस टेक्नोलॉजी CFDST से भी एसोसिएटेड हैं। अगर उनके एजुकेशन के बारे में मैं बात करूं तो उनका जो बैचलर ऑफ साइंस BSc उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया था, फिर MSc किया इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से, और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या MTech का डिग्री इन्होंने लिया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और फिर इन्होंने अपने रिसर्च का काम जो है वो IIT रुड़की से किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD डिग्री। और अगर इनके अवार्ड और प्रोफेशनल करियर के बारे में, मेंबरशिप के बारे में बात करें तो रिसेंटली इनको DAD बोलते हैं, डायट का बायलैटरल एक्सचेंज का फेलोशिप मिला था। मतलब ये एक ऐसा फेलोशिप है जिसपे आप विदेश में जाकर वहाँ पर कुछ समय रहकर और एक कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने जर्मनी जाकर काम किया। इनका जो PhD के बाद इन्होंने रिसर्च करने के लिए नॉर्वे को चुना और वहाँ पर इनको मैरी क्यूरी फेलोशिप भी मिला। साथ ही साथ जब ये PhD कर रहे थे उस समय इनको अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पहले हम लोग बोलते थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वहाँ से भी फेलोशिप मिल चुकी है। साथ ही साथ कई सारी जो एकेडमिक सोसाइटी होती हैं जहाँ पर कई लोग मिलकर एक जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, उसके भी ये मेंबर हैं। जैसे एक IEEE है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का सोसाइटी, उसके सीनियर मेंबर हैं। और भी जैसे सोसाइटी है ACM, उसके मेंबर हैं। VLSI सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसके भी ये प्रोफेशनल मेंबर हैं। नैनो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के भी मेंबर हैं, लाइव मेंबर हैं इंडियन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी के। तो ऐसी बहुत सारी सोसाइटी से भी ये जुड़े हुए हैं और उनके अंदर जो कार्य हो रहा है उनके लगातार उनकी सहभागिता रहती है। अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की करें तो लिस्ट बहुत बड़ी है, हमने जस्ट कुछ कॉपी पेस्ट किया है उनके वेब पेज से। और अगर मैं कुछ नाम लूँ तो अभी इन्होंने जस्ट 1 हफ्ते पहले अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज की है। लगातार 3 साल तक छात्र कल्याण विभाग के डीन रहे हैं IIT इंदौर में। और IIT इंदौर कैंपस में छात्र कल्याण से जुड़ी, साथ ही साथ और भी अदर एक्टिविटीज जो विद्यार्थियों से जुड़ी है उनको इन्होंने निर्देशित भी किया, सहयोग भी किया। और मैं और डॉक्टर नीरज उनके साथ एसोसिएटेड भी रहे हैं इस टीम में। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे फैकल्टी इंचार्ज रहे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के, इन्होंने पहला वो सेटअप किया कि बच्चों का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट कैसे हो IIT इंदौर के जो बच्चों का है, ये फाउंडर मेंबर थे उसके। इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो कॉन्क्लेव होता है, जो मीटिंग होता है, वो कैसे शुरू किया जाए उसको इन्होंने काफ़ी लीड किया। नया एक सेंटर है, सेंटर ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, उसको इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसका फाउंडिंग मेंबर है, इन्होंने उसको बिल्डअप किया और फाउंडिंग हेड भी थे CFDST के। इस सेंटर फॉर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के भी फाउंडिंग मेंबर हैं, अभी उससे भी एसोसिएटेड है। इसके अलावा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट लेवल पर कमेटियां हैं उनके कन्वीनर है, कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा आउटसाइड इंस्टीट्यूट में भी ये एसोसिएटेड है, जैसे IIM के भी ये एडवाइजरी मेंबर में हैं। साथ ही साथ अभी एक 6 महीने से एक्टिविटीज चल रही है मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन, जो आगामी दिसंबर में 22, 23, 24, 25 को IIT इंदौर में होगा। उसको एक तरीके से लीड कर रहे हैं उस एक्टिविटीज को, जनरल सेक्रेटरी हैं उस इवेंट के। तो ऐसे बहुत सारे हैं, गिनाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मल्टी डायमेंशनल हैं, बहुत सारा काम करते हैं और काफ़ी लोगों से इनका इंटरेक्शन रहता है। सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। शायद अभी जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये कहना कि सोशली इंटरेक्टिव हैं, बहुत सारे काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है तो रिसर्च नहीं करते, ये इनके साथ एक बड़ा विलक्षण मैं बोलूँगा है। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व है ये अदर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक में, वो एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज़ में, उतना ही स्ट्रांग इनका रिसर्च कंपोनेंट है। अगर आप इनका रिसर्च देखें, जो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। इन्होंने अब तक 17 लोगों को PhD करा दिया है। आप मानेंगे इन्होंने अपने पिछले 10 से 11 साल के IIT के करियर में 17 PhD स्टूडेंट को PhD कराया है, जिसमें से इनके 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट IIT जम्मू में फैकल्टी हैं, एक स्टूडेंट IIIT में फैकल्टी थे, अभी नहीं रहे किसी कारणवश, उनकी डेथ हो गई थी। और भी 1-2 स्टूडेंट हैं जो विदेशों में पोस्ट डॉक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में ही कई फैकल्टी पोजीशन पे हैं किसी और इंस्टीट्यूट में। अभी 6 PhD स्टूडेंट साथ में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कम से कम 20 से ज़्यादा MTech स्टूडेंट को गाइड किया है।
और 4 या 5 अभी भी इनके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसे ही 30-35 स्टूडेंट हैं जो बैचलर बीटीपी का प्रोजेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है अपने रिसर्च एरिया में। साथ ही साथ पेटेंट, इनके 2 पेटेंट हैं जो ग्रांट हो चुके हैं, 4 फाइल है। पेटेंट का मतलब शायद आप समझते होंगे कि जब हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो वो अपने नाम से रजिस्टर कर लेते हैं कि ये हमारी डेवलप की हुई है, फिर कोई यूज करेगा तो उसके लिए इसको पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने रिसेंटली 2 का ग्रांट मिल चुका है, 4 इनके फाइल है। जब हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं फिर उसको हम कहीं ना कहीं पब्लिश करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि रिसर्च पेपर या जर्नल आर्टिकल। वो इन्होंने अभी तक 99 किया हुआ है, कॉन्फ्रेंस 71 है, एक बुक लिखा हुआ है, 9 बुक चैप्टर है। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कितना इंटेंसिव रिसर्च प्रोफाइल भी है। तो मैं मानता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है इनका, बहुत सारे अलग अलग सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज भी करते हैं, साथ ही साथ रिसर्च में भी बहुत स्ट्रांग इनका बैकग्राउंड है। ये कुछ एरिया है जो हमने मेंशन किए हैं कि ये काम करते हैं। अगर मैं बहुत समरी में बोलूँ तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और वीएलएसआई बोलते हैं, वेरी वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़े बड़े जो सर्किट होते हैं उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है, वो सर्किट की डिजाइनिंग ये लोग करते हैं। साथ ही साथ वो सर्किट कैसे कम एनर्जी दे, कम एनर्जी में चले, पावर कम कंज्यूम करे, साथ ही साथ रिलायबल रहे, जल्दी से खराब ना हो, और अलग अलग डिवाइसेस में किस तरीके के अलग अलग सर्किट लगते हैं, उनमें क्या क्या चीजें बदली जाएं, वो सारा काम करते हैं। आजकल एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, आईओटी बोलते हैं, कि जैसे आप बैठे बैठे मोबाइल से आप किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई के थ्रू, नहीं किसी और माध्यम से, और उसके आपस में कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पर भी इनका बहुत ज़्यादा काम है। तो ये बहुत ऐसे रिसर्च डायरेक्शन है जो बहुत आजकल डिमांडिंग भी है। जो नई टेक्नोलॉजीज हो रहे हैं उनमें सब में इनका इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ एक आध उदाहरण मैं बाद में दिखाऊंगा भी। तो इंटरेस्टिंग बड़ा इनका रिसर्च है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फील्ड को समझें, और जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं भविष्य में इस तरीके के फील्ड में सीखें और काम करने की कोशिश करें। फंडिंग, जैसा मैंने कहा कि रिसर्च बहुत अलग अलग जगह से है, तो इनके पास चूंकि अब रिसर्च करना है, शोध कार्य करना है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो इनका बहुत जगह अलग अलग एजेंसियों से फंड मिला हुआ है। अभी तक टोटल इन्होंने 13 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, 4 प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं, 9 पूरे कर चुके हैं। आप यहाँ मैंने केवल वो डाला हुआ है लोगो अलग अलग एजेंसी के। इनको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट से मिला हुआ है फंडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिला हुआ है, एससीआरबी से मिला हुआ है, बहुत सारे विदेशी संस्थान हैं जिनके साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में इनको फंडिंग मिला है, जैसे साउथ कोरिया का है, नॉर्वे का है, CSIR का है, आल्टो यूनिवर्सिटी से है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कम से कम 10 या 12 20, क्योंकि इन्होंने 13 प्रोजेक्ट किए हैं, 13 में से कम 10 या 15 अलग अलग एजेंसी से इनको फंडिंग भी मिला हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि इनका काम कितना रिलेवेंट और कितना इफेक्टिव है। यहाँ पर जस्ट मैं एक और स्लाइड दिखाना चाहूंगा कि देखो इनके काम को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिलता है, रिसेंटली बहुत हुआ अभी। जैसे आप ये देख रहे होंगे, आप सारे बच्चे देखते होंगे कि ये ड्रोन की हम लोग बात करते हैं, तो ड्रोन जो उड़ता है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कितना दूर तक ड्रोन जाएगा, कितना हाइट जाएगा, उस पर इनका एक टीम है स्टूडेंट का, वो काम कर रहा है। और अभी एक इन्होंने अवार्ड भी इनकी टीम को मिला है, टॉप इंडिया में टॉप 10 में उसको कंसिडर किया गया है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि ड्रोन को, जो देसी माइक्रो प्रोसेसर, अभी तक हम जो ड्रोन बनाते थे जो उड़ते थे उसका प्रोसेसर जो होता था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाहर से लाते थे। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हम इंडिया में कैसे बनाएं, जो इंडिया में डेवलप किया हुआ प्रोसेसर उसको यूज करें और ड्रोन को चलाएं, साथ ही साथ ड्रोन को कैसे दूर तक ले जाएं। तो इन्होंने भी कम से कम 10 किलोमीटर तक उसको कंट्रोल करने की क्षमता उस पर दिखाई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको आया था कि आईटी इंदौर देश के पहले माइक्रो प्रोसेसर वेगा से विकसित कर रहा है ड्रोन। और भी है, जंगलों की सुरक्षा व दुश्मन पर नजर रखने से सेना की मदद करेगा आईटी इंदौर में तैयार ड्रोन। साथ ही साथ जब पेटेंट आया था तो उसको भी जो उस समय के एमएचआरडी मिनिस्टर थे उन्होंने उसको साइट किया था। और जैसे एक पेटेंट था आईटी इंदौर को मोबाइल में लगने वाली मेमोरी की नई डिजाइन के लिए मिला पेटेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे इनके जो काम है वो मीडिया में भी हाईलाइट होते रहते हैं। तो ये कुछ थे जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, और ये सब बताने का एक ही कारण था कि आप भी इससे मोटिवेट हों और समझें कि एक व्यक्ति जो गोरखपुर से पढ़ाई किया, वहां से निकला, फिर इंदौर होके पढ़ाई करके विदेश भी गया, फिर वापस इंदौर में आया, और आज फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिसर्च के साथ साथ सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत सारे फ्रेम में सोशल वर्क कर रहे हैं। और शायद आज उनका जो टॉक है वो भी काफ़ी हद तक सोशल ही है, कि कैसे हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने देश का जो स्वतंत्रता
मिली या स्वतंत्रता आंदोलन था उस पर अपना रोल प्ले किया, क्योंकि अभी तक आप देखते होंगे कि उस पर केवल जो स्वतंत्रता आंदोलन पे जो लोग एक्टिविस्ट थे उनका ही नाम आता था। वैज्ञानिक या फिर जो वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं उनका नाम कहीं भी नहीं है, शायद हम किसी भी टेक्स्ट बुक या कहीं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आज प्रोफेसर विश्वकर्मा थोड़ा लीक से हटकर टॉक देने वाले हैं। आज हम सबको ये बताएंगे कि कैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने, लोगों ने अपना योगदान दिया स्वतंत्रता आंदोलन में, और वो सब वैज्ञानिक तरीके बेसिकली वैज्ञानिक होते हुए। तो मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर विश्वकर्मा को कि वो मंच को ले और बच्चों को संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मैं थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर कर लो, आप बताएं स्क्रीन दिख रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस आभासी मंच से जुड़े हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षकगण और अभिभावक, और आज इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले हमारे नीरज शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, आशीषा जी और हमारे बहुत ही कर्मठ सहयोगी अजय जी। आपने बहुत ही सुंदरता से हमारा परिचय दिया और मुझे लगता है कि उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण छुपा। और आज का विषय हमने इसी को रखते हुए रखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों का योगदान क्या रोल रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत और भारतीय विज्ञान आदिकाल से और अभी वर्तमान समय तक श्रेष्ठ रहा है। तो इस तथ्य को समझने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है कि हमारा भारतीय विज्ञान, वैज्ञानिक सोच और हमारे वैज्ञानिक अपना किन किन क्षेत्रों में और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए योगदान दिए हैं। तो इन्हीं विषयों को हम लोग आधे घंटे तक चर्चा करेंगे और आपसे निवेदन है कि आप इसको बहुत गंभीरता से सुनिए, क्योंकि आने वाले कल के भविष्य है और आने वाले कल के भविष्य को हमें सुधारने की जिम्मेदारी, हमें संवारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में ऐसा कहने और सुनने का मौका मिल रहा है। तो उसके लिए हमारे जो IIT इंदौर और राज्य शिक्षा केंद्र के लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। पिछले सेशन में, इस अधिवेशन में बहुत ही सुंदर टॉक्स लगातार होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो प्रेरणा हम सबको मिली है उसमें कहीं न कहीं भगवान की बहुत अनुकंपा है कि आज हम लोग अपनी भारतीयता को समझते हैं और अपने आने वाले जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं। सर ये सबटाइटल आ रहे हैं सर, सबटाइटल कुछ आ रहे हैं सर नीचे, सर सबटाइटल आ रहे हैं कुछ सर इसमें। मैं कंटिन्यू करूं? PPT में आपने शायद सबटाइटल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो नीचे सबटाइटल आ रहा है लिख के। नहीं, वो जो अपन जो स्पीच दे रहे हैं वो आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, वो इंग्लिश में हिंदी convert- में इसलिए आ भी नहीं रहा है, अपन वो इंग्लिश में ले रहा है। हाँ, वो करेक्ट वे में नहीं आ रहा है एक्चुअली। सर वो हाँ थोड़ा सा वो गलत आ रहा है वे में सर। हाँ, कुछ सर मुझे PPT सर PPT में देख लीजिए, अगर उसका सबटाइटल का ऑप्शन हो तो उसको डिसेबल कर दीजिए। एक बार मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। मेरे ख्याल से एनीवे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है, बताओ। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आज का विषय जो हम लोगों ने लिया है वो है कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों का योगदान। तो अब जो ये स्लाइड हम सबके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं मेरे माता पिता और उनके माता पिता कि भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि किसी भी परिवार, किसी भी देश, किसी भी विदेश, किसी भी जगह में राइट, जब सोने की चिड़िया कही जाती है इसका मतलब वहां पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां बहुत अपार संभावनाएं होंगी, वहां तमाम संपन्नता होगी, चाहे वो संपदा के मान में,
राइट, हमारे खनिज पदार्थ हो, चाहे ज्ञान विज्ञान के नाम, इन सब में वहाँ पे अपार संभावनाएं हो, क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति होता है उसके यहाँ कोई चोरी नहीं करने आता। बड़ी सोची सी बात है। इसीलिए विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा भारत अपार संभावनाओं से परिपूर्ण था, जिसमें ज्ञान विज्ञान था, हमारे पास ज्ञान का असीम भंडार था, संपन्नता थी, संपन्नता वो ज्ञान की थी, खनिज पदार्थों की थी, किसी भी एंगल से हमारा हिंदुस्तान बहुत ही परिपूर्ण था। इसीलिए आने वाले समय में आपको फिर से हमें अपने अपार संभावनाओं को कैसे लाना होगा, इस पर चर्चा करनी होगी। तो सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आप इतिहास देखेंगे तो उन तमाम प्रकार के लोग भारत पर आक्रमण करते रहे, उनको हम लुटेरे कह सकते। लूटने किसी को तभी कोई आता है जब आपके पास कुछ होता है। तो हमारा भारतवर्ष बहुत ही संपन्न और संपदाओं से भरपूर था। तो आप देखें कि लुटेरे कौन कौन से थे, आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको सोचने और समझने में लगेगा कि लुटेरे हमारे मुगल कालीन भी लोग थे। भारतवर्ष के तमाम मंदिरों पे, तमाम ऐसे प्लेसेस पे उन्होंने आक्रमण किया और लूट के अपने देश में संपदाएं। उसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज लोग आए, राइट, उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत स्टडी करा, फिर उसके बाद उनको समझ में आया कि एक दुनिया में एक ऐसा देश है जो बहुत रिच है, तो चलो हम लोग हिंदुस्तान चले। और उन्होंने पहली बार जब कोई एक संस्था इंडिया में जब आए हुआ, तो वहां पे आने के बाद डिवाइड एंड रूल का आप सबको पता है कि अंग्रेज कैसे शासन करते थे। ऐसे उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी। सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था बनाई जो भारत के, आप देखेंगे भारत के तमाम राज्य आपको दिख रहे हैं, भारत में किस राज्य में क्या है उसकी उन्होंने डिटेल स्टडी करा कि उड़ीसा में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, झारखंड में क्या है, बिहार में क्या है। उन्होंने भारतवर्ष के तमाम राज्यों का खूब स्टडी करा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि भारत के संपदा को विदेशों में कैसे लेके जाए, ब्रिटेन कैसे लेके जाए। इसके लिए उन्होंने रेल मार्ग का निर्माण किया और जल मार्ग का निर्माण किया। इसीलिए उन्होंने तमाम पोत और तमाम ऐसे संस्थानों को चुना, राइट। तो उन्होंने भी हमारे हिंदुस्तान की प्रकृति पे या कह लीजिए भारतीयतों पे उन्होंने तगड़ा प्रहार किया। प्रहार कहना मतलब अटैक, अटैक फिजिकल नहीं, उन्होंने हमारे तन पे किया, मन पे किया और धन पे। मतलब हमारे ज्ञान को उन्होंने एक बंधक बना, अपने ज्ञान से उसमें मिक्स कर कि हम हमारी जो ज्ञान की परंपरा थी ऋषि कुल से, उसको हम भूल। और आज भी तमाम उदाहरण बच्चे आप लोग देखते होंगे, मीडिया में आता होगा कि हम हमारी सोच को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं और अगले की सोच को अपनाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने आकर के हमारे ज्ञान पे, विज्ञान पे, इवन मन पे, सोच पे, पोशाक पे, भोजन शैली पे, किस पे नहीं, उन्होंने हमारी जो भी चीजें हो सकती थी उस पे एक नया रंग चढ़ा। और तो हुआ क्या इससे हुआ क्या कि हम लोग उनके ही भाषा में, उनके ही ज्ञान विज्ञान में और उनके ही सोच में रंग गए। तो इस प्रहार का हिंदुस्तान पे और भारत पे बहुत ही तगड़ा प्रभाव और हमारा सोने की चिड़िया कहीं न कहीं छिड़ होती है। तो आप देखेंगे, अगर आप इसके भौगोलिक स्थिति को देखें, भारत का लगभग आधा पोर्शन जल मार्ग से जुड़ा हुआ। तो इसको संरक्षित करने के लिए, राइट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्व। नॉट ओनली सिर्फ आपके ये जो जल वाले रास्ते हैं, बहुत अगर अपितु आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, पूरा भारत एनिमी से लगभग घिरा हुआ। तो विद्यार्थियों में आपको बताना ये चाहता हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब तक हम लोग एक उसमें असीम संभावनाएं नहीं तलाशने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए अंग्रेजों ने भी जो काम किया, वहां पे ट्रेडिशनली जो भी लड़ने के सामग्री थे उससे रिप्लेस की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तोप लेके आए, गन लेके आए, मिसाइल लेके आए, बहुत कुछ लेके आए, राइट। आप वो रेलगाड़ी लेके आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो भारतवर्ष को लूट करके यहाँ के खनिज पदार्थ, यहाँ के बहुत सारी बातों को और बहुत सारी चीजों को वो ब्रिटेन लेके जाने लगे। समय के साथ हिंदुस्तान में भी क्रांति आई। तो आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं, स्वतंत्रता
संग्राम और इसका स्वतंत्रता सेनानी। अमूमन हम लोग जब भी कल्पना करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों का नाम जरूर लेते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, ऐसे अनेकों नाम हैं हिंदुस्तान के, राइट, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। अब अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो अमूमन हम लोगों को कहने सुनने में, जब भी आपके परीक्षाओं में भी आता है कि कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हम लोग इमिडिएटली सोचते हैं कि भाई भगत सिंह थे, नेताजी थे, गांधी जी थे, ऐसे बहुत लोग, आजाद थे, राइट, ऐसे बहुत लोगों का नाम आता है। तो इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत कुर्बानियां दी। उन्होंने देश को जगाया, अपने अपने तरीके से जगाया। नेताजी ने कहा कि भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं। गांधी ने कुछ और कहा, राइट, भगत सिंह, सुखदेव, गुरु ने कुछ और कहा। तो ऐसे तमाम महापुरुष, जिसको हम लोग स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, पूरा तन मन धन पूरा जीवन अर्पण कर दिया, तब आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हम स्व का भाव जगा सके। स्व मतलब आपका अपनापन, आपकी पहचान। आपकी पहचान है कि हम भारतवासी हैं, आपकी पहचान है आप खुली हवा में सांस ले सकते थे, पर अंग्रेजों के समय में आप बहुत अपने से कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने स्वामित्व के लिए अपना तन मन धन अलग अलग प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी, और इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे बहुत लोगों ने अच्छी कुर्बानियाँ दी, और आज हम उन्हीं की वजह से खुली हवा में सांस ले सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और कुछ सारी सुख और सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं जो एक आज़ाद हिंदुस्तान या कह लिए स्वतंत्र भारत में मिलना चाहिए। तो हमें इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक भी आदि कालों से और इवन स्वतंत्रता से पहले भी उन्होंने अलग प्रकार की एक आंदोलन की। जैसे आप देखेंगे पुराने जो इतिहास है हमारा, आचार्य सुश्रुत, तो ये शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, जो सर्जरी जिसको अपन कहते हैं। इसमें आप देखें भास्कराचार्य द्वितीय बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, राइट, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज करी, बहुत ऐसे ग्रह नक्षत्र में उन्होंने करे काम, राइट, जगदीश चंद्र बोस, फिर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, सीवी रमन, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत हमारे वैज्ञानिक लोग पुराने प्राचीन काल से वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते रहे। तो आज का विषय ये है कि भाई हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसके साथ वैज्ञानिकों ने भी कौन सी आंदोलन रखी। तो वैज्ञानिकों ने भी अपने स्व की पहचान के लिए उन्होंने भी लगातार आंदोलन किए। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं और भी वैज्ञानिकों के नेम। आप प्यारे विद्यार्थियों, आप ये सब बचपन से पढ़ते होंगे कि ऐसे हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिकों की भी एक श्रृंखला जो आदिकाल से वर्तमान समय तक मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम से लेकर के जगदीश चंद्र बोस से लगा सुश्रुत और ऐसे तमाम वैज्ञानिक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की वजह से आज हम लोग बहुत ही स्वर्णिम भारत में रह रहे हैं और पूरा भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में है। साथ में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना हो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज का चूंकि विषय है कि जगदीश चंद्र बोस जैसे तमाम वैज्ञानिक भी आंदोलन करते रहे, तो आंदोलन ये है इनका। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 तक रहे और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी, जीवी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे भारत के एकमात्र पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट हासिल किया। तो कहानी यूं शुरू होती है कि उन्होंने हिंदुस्तान में जो भी पढ़ाई लिखाई करा उसके लिए ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में उन्होंने अच्छा एजुकेशन। इंग्लैंड से जब उन्होंने स्नातक की परीक्षा कंप्लीट किया तो इन्होंने अंग्रेजों ने रिकमेंडेशन दिया कि अब आप कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में आप भौतिकी विभाग में अध्यापन कर सकते। वो आप वापस आ गए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी स्कूल में, कॉलेज में, और वहाँ पे भौतिकी के प्राध्यापक बने। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल से कि हमें
भौतिकी पढ़ाने का परमिशन दिया गया। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, आप भौतिकी नहीं पढ़ा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं भौतिकी क्यों नहीं पढ़ा सकता? तो बोले आप इंडियन हैं। तो बोले इंडियन है तो क्या हुआ, मैं तो इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ। तो बोला नहीं, आप इंडियन हैं इसीलिए क्योंकि इंडियन के पास लॉजिकल फिजिक्स पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है। मतलब भारतीय, जितने भी भारतीय हैं भले ही लंदन से पढ़ के आए हैं, आपके पास रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटीज जो कि फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप में वो एबिलिटी है ही नहीं। उनको बड़ा इंसल्ट महसूस कि एक भारतीयता होने का इतना घोर अपमान। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पढ़ाना चाहूंगा। तो बोला ठीक है, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो बहुत डिस्कशंस के बाद उनको 1/3 सैलरी मिलनी शुरू हुई, और 1/3 सैलरी पे उन्होंने 3 साल तक पढ़ाया। और सुनने में तो ये भी आता है कि 3 साल तक वो सैलरी भी नहीं। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनको और भारतीयतों को स्वामित्व की लड़ाई करनी थी। वो भी एक आंदोलन था। वे चाहते थे कि इंडियंस को भी फिजिक्स पढ़ाने की एबिलिटी है और ये शुद्ध करना चाहते। तो उन्होंने वेतन लेने से भी इनकार कर दिया, और 3 वर्ष तक कोई वेतन नहीं। तो जब वो 3 वर्ष तक पढ़ाते रहे, उस दौरान उन्होंने बहुत प्रकार की कष्ट सहे। उनका मकान बिक गया। हुगली नदी के पार उन्होंने एक छोटा सा कोई घर लिया, जहाँ पे डेली वो नदी पार करके आते थे, और उनकी वाइफ ड्रॉप करती थी और वापस जाते थे। 3 साल तक सैलरी नहीं मिलने से उनके घर की स्थिति बहुत दैनिक हो गई, बहुत दैनिक हो। लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा, और जगदीश चंद्र बोस 3 साल के पढ़ाने के बाद अंग्रेजों ने स्वीकार किया, जो कि बच्चे लगातार फीडबैक देते थे कि इज वेरी गुड टीचर, इज वेरी गुड फिजिसिस्ट, जो भौतिकी पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों के फीडबैक के आधार पर, उस समय चूंकि इंग्लिश स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे और इंडियन स्टूडेंट थे, उनके फीडबैक के आधार पे 3 साल के लगातार आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने माना कि हाँ, भारतीय भी फिजिक्स पढ़ा सकते। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि उस जमाने के ऐसे तमाम वैज्ञानिक इतने कष्ट के बाद भी बहुत ऊंचाइयों को छुए, लेकिन साथ में अंग्रेजों के प्रति वो आंदोलन भी करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम में ये वैज्ञानिकों का आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि नहीं, भारतीय भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे तमाम जो जहाँ लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने भारतीयतों में स्व की भावना जगाई कि ये हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष है, इसमें हम भी भारतीय हैं और हमारे अंदर भी एक एबिलिटी है फिजिक्स पढ़ाने की। इन्होंने, आप ध्यान से इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बेतार तकनीक, जिसको वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, और वनस्पतियों में एक संवेदनशीलता, ऐसे 3-4 महत्वपूर्ण रिसर्च करा जो रियली बहुत दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन आपको बताते हुए ये थोड़ा सा इस समय, और हम सबको लगा होगा कि हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के वैज्ञानिक थे उस समय, उन्होंने एक अजीब आंदोलन किया। तो उसमें से एक छोटा सा मैंने केस स्टडी बताया। ऐसा आप प्रफुल्ल चंद्र रे का नाम लेंगे, उन लोगों ने उस जमाने में बहुत आंदोलन किया है। तो आपको आज का जो हमारा छोटा सा टॉक रहा उसमें बताने का मैंने प्रयास किया कि भारतीय वैज्ञानिक और उनकी वैज्ञानिक सोच, क्योंकि अगर सोच उनकी बहुत बड़ी नहीं होती तो वो भी क्या होते, 1/3 सैलरी लेते या नहीं लेते और आंदोलन नहीं करते। अगर वो आंदोलन नहीं करते तो अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आता कि हमारे इंडियन टीचर भी अच्छे टीचर्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों के साथ एक छोटा सा आपको एक सूचना भी देनी थी कि हमारा एक मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी IIT इंदौर में आने वाले दिसंबर 22 से 25 के बीच में हम लोगों ने रखा है। और इसकी जो अवधारणा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रदेश और देश कैसे विकसित हो, ट्रेडिशनल, पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान, उन दोनों का एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम, स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, RRCAT, इन सब का एक मिला जुला एक हमें इकोसिस्टम का निर्माण करना हो।
तो इसमें भी जो मुख्य बिंदु रखा गया है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, स्वतंत्र संग्राम में भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों का योगदान, इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने आने वाले दिसंबर में 22 से 25 तक आप सब आमंत्रित हैं। कोई भी विद्यार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आप इस स्लाइड को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए 12th स्टैंडर्ड तक पूरा फ्री है। आपसे निवेदन है कि इस मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन के वेब पेज mpvs.in पे आप जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन टैब मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, अध्यापकों, आपसे निवेदन है कि इस बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम में, जिसमें आप देखेंगे 17 अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, जिसमें से एक विधा है स्कूल शिक्षा, हायर एजुकेशन, ऐसे संगीत और विज्ञान, खेल और विज्ञान, राइट, पेटेंट एंड पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिसमें आपको आप आएंगे तो आपको ये आनंद की अनुभूति होगी। और कहीं न कहीं जो आज हम लोग विषय छेड़े थे कि भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों का योगदान, इस पे आपको एक सुखद अनुभव होगा। इन्हीं विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन में आप पधारें। ऑनलाइन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के 20 या 25 जगहों पे भी ये टेलीकास्ट किए जाएंगे और आईआईटी इंदौर में इसका इनॉग्रेशन होगा, समापन होगा। और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए पूरे दुनिया में जो लोग फैले हैं उनका भी इसमें सम्मेलन होगा। और एक छोटा सा प्रयास है कि हमारा प्रदेश कैसे विकसित हो। इन्हीं सब विषयों के साथ मैं अपने को यहाँ पे रुकूंगा और निवेदन करूंगा कि आप सब लोग फिर से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विश्वकर्मा जी, हमें इतनी रोचक रोचक कहानियां सुनाने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिनका योगदान कभी हम भूल नहीं सकते। उसके साथ साथ जो स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्रता के साथ जो सेनानी रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, गांधी जी, बहुत लोग ऐसे रहे, उनके बारे में हमें परिचय भी कराया। उसके साथ याद दिलाया कि हमारे साथ हमारे पास एक जगदीश चंद्र बोस जी भी थे। कैसे उनको अवॉइड किया गया, कैसे लोगों ने उनको ब्रिटिश शासन ने उनको अवॉइड किया कि हाँ शिक्षा हम ना दें, इंडियन को शिक्षा ना दें। उसके साथ और भी आपने चर्चा किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, काफी अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं और सभी जय हिंद के बारे, जय हिंद भी मेंशन कर रहे हैं अपने चैट में। और जो लोग नहीं देख पाए हैं मुझे लगता है वो बाद में देखेंगे और चैट में श्योरली कुछ न कुछ लिखेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर आशीषा जी को, डॉक्टर अजय जी को, डॉक्टर मृगनेन जी को, उसके साथ नीरज सोनी और प्रवीण जी को, उसके साथ और जो भी लोग जुड़े हुए रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर रावेन जी का, जिनका हमें सतत सहयोग मिलता रहा है और जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम करा पा रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ विश्वकर्मा जी को, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताया आज आपने और बहुत अच्छी चीज लेके आए। तो मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी बच्चों, धन्यवाद सभी अध्यापक गण, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।